इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई हैव डन MBA इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, बेसिक्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं तो आई एम श्योर आप किसी भी ऑपरेशंस रिलेटेड जॉब के लिए इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका बेसिक आप क्या डेफिनेशन समझेंगे। सप्लाई चेन बेसिकली क्या होता है? इट्स a chain of stakeholders involved in the supply of product, information and funds across all the stakeholders which are involved. Stakeholders एक supply chain में कौन कौन से होते हैं? Suppliers होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो एक्चुअली मैन्युफैक्चर करेंगे, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर होते हैं जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं या एक वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ सप्लाई चेन आते हैं रिटेलर्स, जैसे दुकानें हो गई या किराना स्टोर्स हो गए, वो रिटेल शॉप्स हो गए। और लास्ट होते हैं कस्टमर्स। एंड ये कस्टमर्स भी ज़रूरी नहीं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एंड कंज्यूमर्स होंगे। सो इसके आगे एक और चीज़ होता है विच इज़ एंड कंज्यूमर्स, जो कि हर इंडस्ट्री में नहीं होता है। बेसिकली सप्लाई चेन की इंडस्ट्रीज़ होती है रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, FMCG, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, या फिर हो गई फार्मास्यूटिकल्स होती है। ई-कॉमर्स भी आजकल काफ़ी अच्छी सप्लाई चेन इंडस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली या IT ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग चलती है। तो अब जैसे कि आपने ये सारे स्टेक होल्डर्स जान लिए, ठीक है। सो अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, अब ये एक पर्सन तो नहीं होगा एक सप्लायर जो अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। तो ऐसे मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रिटेलर्स, सारे जो नेटवर्क होता है इतने सारे स्टेक होल्डर्स का, उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन नेटवर्क। और इन सब का मैनेजमेंट जो होता है उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप देखेंगे कि जो ये प्रोडक्ट्स का फ्लो है, प्रोडक्ट्स या इवन सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑफर करती है, उसका फ्लो होता है फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होगा? जो सप्लायर साइड के जो स्टेक होल्डर्स हो गए, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो डाउनस्ट्रीम स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ऑन द रिसीविंग एंड ज़्यादा होते हैं, जैसे कि कस्टमर्स, रिटेलर्स या इवन एंड कंज्यूमर्स। तो ये हो गए डाउनस्ट्रीम स्टेक होल्डर्स। तो जो प्रोडक्ट फ्लो होता है वो अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम होता है, राइट। जो फंड्स होता है, जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट देंगे तो आपको वो ऑब्वियसली सर्विस के लिए या प्रोडक्ट के लिए एक मनी या एक अमाउंट प्रोवाइड करेगा। सो वो होता है फंड का फ्लो, दैट इज़ फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर। एंड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फ्लो, इट इज़ 2 वे। तो अब सप्लायर क्या इन्फॉर्मेशन बताएगा कस्टमर को कि उसके पास में कितना स्टॉक है, कुछ स्टॉक आउट हो गया है तो वो भी बताएगा। और वैसे ही कस्टमर क्या बताएगा सप्लायर को कि कितना डिमांड है, आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। सो दैट अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम जो है वो प्लानिंग हो सके। जो हमको यहाँ पे जो ट्रेंड्स या डिमांड पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग सप्लायर डिसाइड करेगा या मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या बनना है, क्या प्रोडक्ट्स कितने क्वांटिटीज़ में बनना है। तो ये होता है डिमांड साइड से सप्लाई साइड। अब जो हो गया एग्जीक्यूशन, यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, या फिर हम यहाँ से इधर रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तो ये हो गया फ्रॉम सप्लाई साइड टू डिमांड साइड होता है एग्जीक्यूशन। इतने सारे रिसोर्सेज का जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं सप्लाई चेन नेटवर्क। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। अब ये थ्योरी हमें बताती है कि ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर कंपनी का मेन टारगेट क्या होता है, टू अचीव हायर प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट। तो इस हायर प्रॉफिट मार्जिन तक पहुंचा कैसे जाए? ऑब्वियसली हमको अपने जो सप्लाई चेन में प्रोसेसेस या स्टेजेस होंगे उसको हमें ऑफिस से मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो हम इस केस में भी हम अपना कॉस्ट को कैसे अच्छे से मैनेज करके हम अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है रिड्यूस सिस्टम वाइड कॉस्ट। अब ये दोनों तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी सर्विस क्वालिटी ही अच्छी नहीं हो, वील एंड अप लूजिंग कस्टमर्स। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारी सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है तो सेटिस्फाई आर कस्टमर्स। तो हमारे कस्टमर्स अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो ऑब्वियसली लेना बंद कर देंगे और पूरा सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगा। सो अक्रॉस ऑल दीज स्टेजेस विच इज़ प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड बाय, ये सारी स्टेजेस जो होती है सप्लाई चेन की, उसके अक्रॉस हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है और अच्छे से बैलेंस करके चलना होता है। तो अब ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में हमारे 7 R's इन्वॉल्व होते हैं। 7 R's बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं राइट प्रोडक्ट।
तो हम क्या प्रोडक्ट कस्टमर ने मांगा है और क्या हम डिलीवर कर रहे हैं, कितना डिलीवर कर रहे हैं, वो राइट प्रोडक्ट हो गया, और कितना डिलीवर कर रहे हैं वो हो गया राइट क्वांटिटी। राइट कंडीशन, अब जो हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं उसका क्वालिटी या कंडीशन भी करेक्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज राइट कंडीशन। राइट प्लेस, ऑब्वियसली जहाँ पे हमारे कस्टमर्स ज़्यादा होंगे तो हम वहाँ पे वेयर हाउसेज या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या जो भी हम ज़्यादा सेटअप या रिटेलर्स को ज़्यादा वहाँ पे रखना चाहेंगे, तो राइट प्लेस हो गया ये। अब राइट टाइम, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम टाइमली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो कस्टमर एंड अप करेंगे दूसरे पर्टिकुलर सप्लायर पे स्विच करने का, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि कंपटीशन हमारा जो होगा उस पर वो स्विच कर लेंगे। तो हमें हर बार अवेलेबल रहना है, तो इसलिए हमें राइट टाइम को भी कंसिडर करके चलना है। अब राइट कस्टमर्स, अब अगर हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन उसका कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में या कुछ है ही नहीं, तो राइट कस्टमर्स उसके कौन से टारगेट सेगमेंट्स होंगे, राइट कस्टमर्स हम यहाँ ये किसके लिए बेचना चाह रहे हैं, वो कस्टमर्स हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट राइट प्राइस। तो हमारा मार्केट में कितना कंपटीशन है, जो किस प्राइस में बेच रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को, वो हमें कंसिडर करते हुए अपना प्राइस भी सेट अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी तरफ कस्टमर्स चले जाएंगे अगर वो लोग कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ और अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। तो ये हर स्टेज जो सप्लाई चेन की आपने देखी है ऑप्टिमाइजेशन थियरी की, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, बाय, तो ये हर स्टेज में एक कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होते जा रहा है प्रोडक्ट में। तो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स में, तो ये वैल्यू एडेड एक एक स्टेज में जो वैल्यू ऐड हो रहा है, इसलिए इसको वैल्यू चेन भी बोलते हैं सप्लाई चेन को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ प्लानिंग। तो इसमें सबसे बड़ा प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, सप्लाई सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग का, SNOP जिसको बोलते हैं, या इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लान। ये इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो स्ट्रीम्स होते हैं हमारे, डिफरेंट वर्टिकल्स जो होते हैं हमारे एक पर्टिकुलर कंपनी में, जैसे फाइनेंस हो गया, HR हो गया, या फिर मार्केटिंग एंड सेल्स हो गया, ये सब दे ऑल कम टुगेदर एंड प्लान। तो इन सब का इनपुट जाता है एक सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लान को, जो कि फर्दर इनपुट देता है मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल में। अब इसके पास में इतना इन्फॉर्मेशन आ गया कि हमारे पास क्या बजट है, हमारा मार्केटिंग प्रमोशंस या हमारा डिस्काउंट्स कितने हैं, हमारे कितने रिसोर्सेज लगे हुए हैं प्रोडक्ट को बनाने में, या डिमांड सप्लाई क्या है, इन सब का इनपुट जाएगा एक प्रोडक्शन स्केड्यूल में, जो हम स्केड्यूल बनाएंगे कितना हमें प्रोड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। तो दिस इज़ बेसिकली द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको सिस्टम को इनपुट्स दे रहे हैं और उस इनपुट्स के अकॉर्डिंगली ये मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बन के तैयार हो रहा है और ये जा रहा है फर्दर एक इंजन में। यहाँ पे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब ये मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल जाएगा एक इंजन में। अभी अपने पास में स्केड्यूल आ गया है, लेकिन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे को डिलीवर भी तो करना है, राइट। तो डिलीवर करने के लिए हमारे पास में रॉ मटेरियल्स है या नहीं, तो इसके लिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मटेरियल कितने रिक्वायर्ड है, तो और हमारे पास में कितना कैपेसिटी है। तो कितने मटेरियल रिक्वायर्ड है वो भी अगर हो गया, तो हमारे पास अगर मशीन को रन करने की कैपेसिटी, उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम कैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। मटेरियल भी प्लान हो गए, यहाँ पे कैपेसिटी भी प्लान हो गई, तो ये बन गया हमारा मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लान। अब नेक्स्ट ये इंजन से जाता है एक बैकएंड में, जो कि है सप्लायर सिस्टम्स। डिफरेंट सप्लायर सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे इस पर्टिकुलर बैकएंड पे, जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी एंड ईच सप्लायर कैन देन पिच इन फॉर देयर पर्टिकुलर, उनके पास में क्या है ऑफर करने के लिए एंड क्या प्राइस पे ऑफर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग स्टेज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज सोर्स। अब सोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, अगर हमने प्लान कर लिया कि हमें इतना मटेरियल चाहिए, तो हम किसी पर्टिकुलर सप्लायर या वेंडर को रीच आउट करेंगे, राइट। और उस वेंडर को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक क्राइटेरिया होता है, हर इंडस्ट्री का वो क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कार्ड। तो इस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कार्ड का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, जो कि बता रहा है क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और ये असेस करेगा डिफरेंट वेंडर्स को जो कि मार्केट में हमें पिच कर रहे हैं ये पर्टिकुलर मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आप अमेजॉन पे जाएंगे, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप करेंगे, आपको डिफरेंट सप्लायर्स मिल जाएंगे। तो ये वैसे ही डिफरेंट सप्लायर्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, पर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो क्राइटेरियाज है, जैसे हम अमेजॉन पे फिल्टर क्राइटेरियाज डालते हैं
कि हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट कम चाहिए, प्रोडक्ट का रेटिंग अच्छा चाहिए, और ये सब क्राइटेरियाज वैसे ही यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि उसके पैरामीटर्स क्या होंगे जिसके अकॉर्डिंग वो एक सप्लायर को सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉस्ट का, क्वांटिटी कितना डिलीवर कर रहा है, अगर वो सप्लायर ठीक कॉस्ट पे ठीक क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी दे रहा है, अगर वो रिस्पॉन्सिव है, अगर उसका टर्न अराउंड टाइम कम है, मतलब कि अगर सप्लायर रिस्पॉन्सिव है एंड एक्नॉलेज कर लेता है फटाफट विद इन लेस टाइम, तो वो एक रिस्पॉन्सिवनेस क्राइटेरिया के उसमें आएगा। सप्लायर रिलेशन स्कोर, अगर हम पहले से ही उस सप्लायर से काफ़ी कुछ सोर्स करते आ रहे हैं तो हमारा उसके साथ में रिलेशन कैसा है, दैट विल ऑल्सो डिपेंड। एक प्रोडक्शन कैपेसिटी स्कोर भी होता है, डिपेंडिंग ऑन उसके पास में मटेरियल प्रोड्यूस करने का कितना कैपेसिटी, इतनी मशीनरी है। फिर होता है लीड टाइम स्कोर। तो ये लीड टाइम क्या होता है कि जब से हमने ऑर्डर प्लेस किया है, मतलब जब परचेज ऑर्डर आया है और हमने कितने टाइम में उसको सप्लाई कर दिया है, वो होता है, उसके बीच का जो टाइम लैप्स होता है उसको बोलते हैं लीड टाइम। तो अब इसके बेसिस मल्टीपल वेंडर्स को असेस किया जाएगा और यहाँ पे उनका एक स्कोर आएगा। ईच वेंडर इज असेस्ड कि हमारा फर्स्ट स्कोर, मतलब हम किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज देना चाहेंगे। ये जो परसेंटेजेस हैं ये नथिंग बट दीज आर वेटेजेस। सो अगर हम इसको 25% वेटेज दे रहे हैं और इस बाकी सबको 20 या 15 या 10% दे रहे हैं, दैट मीन कॉस्ट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो और एक और चीज़ होती है ऑन टाइम एंड इन फुल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होता है, इसको ओटिफ भी बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर वेंडर कितने टाइम में, मतलब ऑन टाइम, हमारा जितना हमने टाइम प्रॉमिस किया है कस्टमर को, जैसे आप अमेजोन में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको आ जाता है कि कौन सी डेट पे वो ऑर्डर डिलीवर होने वाला है, वो होता है ऑन टाइम। और इन फुल मतलब अगर आपने जितना क्वांटिटी प्लेस किया है, कहीं वो एक आधा ऊपर नीचे प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा है, तो वो होता है इन फुल, वो फुल डिलीवरी कर रहा है आपके प्रोडक्ट्स की। तो ऑन टाइम एंड इन फुल इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन द वेंडर सिलेक्शन। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पैरामीटर्स है वो हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेज इज मेक, विच इज मैन्युफैक्चरिंग। अब मेक स्टेज में यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस इज साइपॉक, SIPOC बोलते हैं, जो कि यहाँ से आ रहा है सप्लायर, ये इनपुट हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस मतलब यहाँ पे मेक हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ से हमारा आउटपुट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो निकल रहा है और ये हम कस्टमर को दे रहे हैं। इनपुट इज नथिंग बट रॉ मटेरियल, एनी रिसोर्स प्रोवाइडेड टू द मैन्युफैक्चरिंग फर्म। सो यहाँ का इनपुट होगा, सो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो इसका इनपुट होगा रॉ मटेरियल, आउटपुट होगा फिनिश्ड गुड्स। तो इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि जो यहाँ पे रॉ मटेरियल आ रहे हैं उनको हमें मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड प्रोडक्ट देना है, राइट। तो यहाँ पे डिमांड कितना है कस्टमर का, उसके ऊपर बैक कैलकुलेट होगा यहाँ पे कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम रॉ मटेरियल का डिमांड प्लेस करेंगे। और वो रॉ मटेरियल हमें कहीं ना कहीं स्टॉक करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो एक्सेस इन्वेंट्री नहीं स्टोर कर सकते या फिर कम इन्वेंट्री भी नहीं स्टोर कर सकते। एक्सेस इन्वेंट्री हमें क्यों नहीं स्टोर करके रखना है, बिकॉज ये हमारे वेयर हाउसेज या जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज करेगा, और स्पेस का जो होल्डिंग कॉस्ट होता है, लेस इन्वेंट्री भी नहीं स्टोर कर सकते, बिकॉज इस वजह से हमारे कस्टमर्स विल एंड अप लूजिंग कस्टमर्स और वो दूसरे सप्लायर्स के पास चले जाएंगे। तो दोनों ही बहुत डिसएडवांटेजेस है फॉर एनी फर्म। इसलिए हम हमेशा एम करते हैं कि एक बेसिक सेफ्टी स्टॉक हमारे पास में हमेशा रहे। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से हमारा रॉ मटेरियल यूटिलाइज होना स्टार्ट हुआ है और हम सेफ्टी स्टॉक को टच नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे रीऑर्डर प्लेस कर देते हैं इतने टाइम के बाद में। सो आफ्टर एवरी दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम वी रीऑर्डर, सो दिस इज कॉल्ड एज द साइकिल टाइम। तो ये रीऑर्डर होने के बाद में यहाँ पे वापस से ये रिप्लेनिश हो गया, इतना टाइम उसको रॉ मटेरियल को आने में लगा, सो ये वापस से रिप्लेनिशमेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो ये रिप्लेनिश हो गया और फिर से यहाँ से इन्वेंट्री यूटिलाइज होना स्टार्ट हो गया। टाइम फ्रॉम व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड टू द टाइम व्हेन इट रिप्लेनिशेस इज कॉल्ड एज द लीड टाइम। डिफरेंट इंडस्ट्री टाइप्स के बेसिस पे हमारा डिफरेंट ऑर्डर टाइप डिसाइड होता है। फर्स्ट वन इज मेक टू ऑर्डर, इज फॉर दोज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर नॉट कीपिंग अ स्टॉक ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर एरोप्लेन मैन्युफैक्चर करने वाली कोई कंपनी है तो डेफिनेटली वो स्टॉक में एरोप्लेन्स तो नहीं बना के रखेगी, जैसे ऑर्डर प्लेस होगा अकॉर्डिंगली इट विल मैन्युफैक्चर। सो दीज आर मेक टू ऑर्डर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। मेक टू स्टॉक इज नथिंग बट हमारे पास में ऑलरेडी स्टॉक में कुछ पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट्स हैं एंड उसके अकॉर्डिंग कस्टमर पिक्स अप वॉट एवर ही वॉन्ट्स। सो वो स्टॉक वाली कंपनीज जैसे कि क्लोथिंग स्टोर्स हो गए या रिटेल स्टोर्स हो गए, वहाँ पे हम काफ़ी चीज़ों को ऐसे स्टॉक में रखते हैं। द अदर वन इज असेंबल टू ऑर्डर विच इज़ ATO।
ATO इज़ नथिंग बट दोज इंडस्ट्रीज लाइक जैसे आपने सबवे सैंडविचेस आपने खाए होंगे, तो वो असेंबल करते हैं डिफरेंट सॉसेजेस आपके अकॉर्डिंग, वो डाल के एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं, राइट? तो दोज आर असेंबल टू ऑर्डर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन E2O इज इंजीनियर टू ऑर्डर, विच इज़ अगेन द एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एंड जिसमें हम एक्चुअली इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग उसका बेसिक डिज़ाइन जो होता है उसको हम बना के, उस तरीके से बना के हम उसको फिर सेल करते हैं. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर टाइप. स्टेजेस डिलीवर, जिसमें हम लॉजिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. लॉजिस्टिक्स के 2 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग. सो वेयर हाउसिंग में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. एंड ट्रांसपोर्टेशन में आ गया रूट प्लानिंग और ऑप्टिमाइजेशन एंड सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड, सी या फिर एयरवेज. तो उसके हम रूट्स भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. सॉरी, द डिफरेंट फेजेस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट आर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स. सो इनबाउंड लॉजिस्टिक इज नथिंग बट रॉ मटेरियल का जो हम सप्लाई करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक. सो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए ये जो रॉ मटेरियल होगा वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा. अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो फिनिश प्रोडक्ट जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड कस्टमर्स को, वो होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कंजम्पशन के लिए. और रिवर्स लॉजिस्टिक्स होता है रिवर्स सप्लाई चेन बेसिकली, जो कि अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या तो क्वालिटी ठीक नहीं है वो, तो वहाँ वो कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हुए, वेयर हाउस होते हुए, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को वो वापस रिटर्न हो जाएगा प्रोडक्ट. सो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स लॉजिस्टिक्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ बाय, द लास्ट स्टेज. एंड बाय में मेजरली एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि है क्वालिटी. ऑब्वियसली अगर कस्टमर्स को क्वालिटी पसंद नहीं आएगी तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे, जिसकी वजह से एक हैवी कॉस्ट इनकर होता है और एक हैवी लोड पड़ जाता है इन कोई भी सप्लाई चेन इंडस्ट्री पर. तो इस पर्टिकुलर कॉस्ट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. अगर हमें इस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को अवॉइड करना है तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम अपने कंपनी में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसका हम क्वालिटी एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन रखें. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, और इसके लिए हमें कंटिन्यूस एफर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होता है, सो दैट कि हमारा कस्टमर लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन एक मेंटेन रहे और उनको क्वालिटी हर बार अच्छा मिलता रहे, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा वील एंड अप लूजिंग कस्टमर्स. सो इस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. 6 सिग्मा एक मेजर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल का एक टर्म है, जो कि एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड अप्रोच है टू एलिमिनेट डिफेक्ट्स. तो इन डिफेक्ट्स को हम डिफरेंट सिग्मा लेवल्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे 6 सिग्मा हम अचीव करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसका मतलब क्या होता है कि 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन. अगर एक पर्टिकुलर फर्म मिलियन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें सिर्फ 3.4 प्रोडक्ट्स ही डिफेक्टिव है, तो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव 6 सिग्मा लेवल. इसका यील्ड रहेगा 99.996%, विच इज़ वेरी हाई. मतलब 1 मिलियन यानी 10 लाख प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 3.4 ही डिफेक्टिव है. तो दैट इज 6 सिग्मा लेवल विच इज़ द हाइएस्ट क्वालिटी. तो इसलिए हम टारगेट करते हैं कोई भी कंपनी शुड बी एट 6 सिग्मा लेवल. अब 6 सिग्मा मतलब इन लिटरल टर्म्स सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द नियरेस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट. तो मीन का जो डिफरेंस होता है उसके स्पेसिफिकेशन लिमिट से, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इस 6 सिग्मा प्रोसेस में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉलो करते हैं विच इज DMAIC, DMAIC, which is a stepwise 6 sigma methodology followed across the process to reduce defects and improve the sigma level. अगर एक पर्टिकुलर कंपनी अभी 2 सिग्मा पे है तो उसको 6 सिग्मा पे जाने के लिए DMAIC के जो स्टेप वाइज अप्रोच है उसको फॉलो करना पड़ेगा. अब DMAIC क्या होता है, D होता है डिफाइन. तो इसमें हम कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, जैसे कि किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से वो एक 2 सिग्मा लेवल पर है. तो हमारा एक एज ए स्टेट होगा और एक टू बी टारगेट स्टेट होगा. तो ये 2 सिग्मा इज माई एज ए स्टेज एंड टू बी टारगेट स्टेज इज 6 सिग्मा. तो एज ए स्टेज होगा एंड टू बी स्टेज होगा. इसमें एज ए स्टेज क्या है 2 सिग्मा एंड टू बी स्टेट क्या है 6 सिग्मा, क्योंकि हमें अचीव करना है 6 सिग्मा. तो इसमें हम पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज D. M मतलब मेजर. अब हम मेजर करेंगे कि क्या पर्टिकुलर फैक्टर्स, क्या स्पेसिफिकेशंस रॉन्ग जा रहे हैं, और उसको हम एनालाइज करेंगे कि क्या कॉजेज हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को ऑकर होने की, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं उसको हम एनालाइज करेंगे विच इज़ A.
इम्प्रूव करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, उसका जो प्रोसेस है वो हम रॉन्ग तरीके से फॉलो कर रहे हैं, या फिर उसका मैन पावर कम है, या फिर उसका स्पेसिफिकेशंस कुछ रॉन्ग जा रहा है, तो इसमें हम डिफरेंट कॉजेज़ को एनालाइज करके इम्प्रूव करेंगे। इस स्टेज पे हम करेंगे कंट्रोल। अब इम्प्रूव तो हमने कर लिया, पर इन फ्यूचर अगर ऐसी वापस से प्रॉब्लम आती तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो दिस इन्वॉल्व सी विच इज़ कंट्रोल। सो दिस सिक्स सिग्मा का जो ये स्टेप वाइज मेथडोलॉजी है, इफ वी फॉलो दिस वी कैन टारगेट टू अचीव सिक्स सिग्मा लेवल। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, एंड आई एम श्योर आप इसके बेसिस पे कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड।